हाय गाइस, मैं कुशल हूँ आईसर भोपाल से। और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 9.5 सीखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अगर हम एक एलटीआई सिस्टम में एक पीरियोडिक सिग्नल अगर इनपुट करते हैं तो उसका आउटपुट हम किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो एलटीआई सिस्टम का जो बेसिक प्रॉपर्टी है कि उसका जो आउटपुट होता है वो टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन होता है और फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन होता है, वो तो ऑब्वियसली अभी भी होल्ड करेगा। लेकिन हम ये देखेंगे कि क्या पीरियोडिक सिग्नल के लिए कुछ सिंप्लीफिकेशंस होते हैं क्या। तो आज हम देखेंगे मॉड्यूल 9.5, जिसमें हम देखेंगे कि एलटीआई सिस्टम रिस्पॉन्स फॉर पीरियोडिक इनपुट सिग्नल किस तरह का होता है। तो अगेन, जैसा कि हम जानते हैं हमारे फूरियर सीरीज के कॉन्सेप्ट से कि अगर हमारे पास कोई पीरियोडिक सिग्नल अगर है तो उसको हम एज अ फूरियर सीरीज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जाएगा ए के ई पावर जे के ओमेगा नॉट टी, जहाँ पे ओमेगा नॉट उस सिग्नल का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है विच इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी, और कैपिटल टी क्या है, उस सिग्नल का फंडामेंटल पीरियड। और इस सिग्नल का हमें अगर ए के निकालना हो तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, ए के इज इक्वल टू 1 बाई टी इंटीग्रल ओवर टी एक्स ऑफ टी इंटू ई पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डी टी। तो अभी अगर हम इस सिग्नल को अगर किसी एलटीआई सिस्टम में अगर इनपुट करते हैं तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो रिस्पॉन्स होता है उसका सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लाइड बाई उसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म। यानी कि हमारे पास अगर कोई एलटीआई सिस्टम है जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है एच ऑफ टी, मैं आपको फिर याद दिला दूं कि इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है कि अगर आप एक एलटीआई सिस्टम में अगर कोई डेल्टा फंक्शन अगर इनपुट करते हैं तो उसका जो आउटपुट होता है उसे हम उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स कहते हैं और उसे यूजुअली एच ऑफ टी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्योंकि ये सिस्टम एलटीआई है तो हम लिख सकते हैं दैट y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t कन्वॉल्व विथ h ऑफ t। और फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो जाएगा y ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू कैपिटल X ऑफ j ओमेगा इंटू कैपिटल H ऑफ j ओमेगा। और कैपिटल H ऑफ j ओमेगा को हम उस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कहते हैं। तो अभी देखते हैं कि अगर हम x ऑफ t को अगर पीरियोडिक मानते हैं तो यहाँ पे क्या सिंप्लीफिकेशंस हो सकते हैं। जैसा कि इस वीक के पहले मॉड्यूल में हमने देखा था कि अगर हमारा x ऑफ t पीरियोडिक है तो हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हम फूरियर ट्रांसफॉर्म की लीनियरिटी प्रॉपर्टी को यूज करके निकाल सकते हैं। और हमें पता है कि जो एक्सपोनेंशियल सिग्नल होता है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है डेल्टा फंक्शन। यानी कि हम जानते हैं कि कैपिटल X ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू समेशन k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 2 पाई ए के डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट। तो ये जो हमारा कैपिटल X ऑफ j ओमेगा है उसे हम अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कैपिटल H ऑफ j ओमेगा इंटू समेशन ऑफ k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 2 पाई टाइम्स ए के टाइम्स डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट। अब यहाँ पे हमारा जो कैपिटल H है वो k पे डिपेंड नहीं करता है तो हम उसे समेशन के अंदर भी लिख सकते हैं और समेशन के बाहर भी लिख सकते हैं। अब हम इसे एक सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इसे समेशन के अंदर ले लेते हैं।
तो यहाँ पे लिखते हैं एच ऑफ जे ओमेगा। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर आप किसी फंक्शन को अगर आप डेल्टा फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि जो डेल्टा फंक्शन होता है वो तभी नॉन जीरो होता है जब उसका आर्ग्यूमेंट जीरो होता है, यानी कि ये जो डेल्टा फंक्शन है ये तभी जीरो होगा जब ओमेगा इक्वल टू के ओमेगा नॉट होगा। तो जो कैपिटल H है उसकी वैल्यू बाकी सारे ओमेगा पे कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि डेल्टा फंक्शन उन सारे ओमेगास के लिए जीरो है और सिर्फ वो के ओमेगा नॉट के लिए ही नॉन जीरो है। यानी कि यहां पे हम ओमेगा को के ओमेगा नॉट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास आएगा जे के ओमेगा नॉट। तो अभी यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने अब जो हमारा कैपिटल Y का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म था उसको हमने एज अ पीरियोडिक सिग्नल के फूरियर ट्रांसफॉर्म के रूप में रिप्रेजेंट किया है। बस अब फर्क कितना है कि जो हमारा कोएफिशिएंट है वो होगा ए के मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल H, यानी कि जो y ऑफ t है वो हो जाएगा समेशन ऑफ k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए के टाइम्स h ऑफ जे के ओमेगा नॉट ई पावर जे के ओमेगा नॉट टी। यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया है कि अब इस फंक्शन का हमने इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लिया है। तो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म जब लिया तो यहाँ पे ओमेगा नहीं है, यहाँ पे भी ओमेगा नहीं है, तो वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। और डेल्टा फंक्शन का हम जब इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो फेजर बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आया कि हम अगर किसी एलटीआई सिस्टम में अगर एक पीरियोडिक सिग्नल को इनपुट देते हैं तो पहला रिजल्ट ये है कि जो आउटपुट होगा वो भी पीरियोडिक होगा विद द एग्जैक्ट सेम टाइम पीरियड, क्योंकि हम y ऑफ t को इस फूरियर सीरीज के माध्यम से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं विद द एग्जैक्ट सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो कि हमारे x ऑफ t के केस में थी। लेकिन फर्क क्या हुआ कि इसके जो फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स हैं उनमें तब्दीली आ गई। अगर x ऑफ t का जो फूरियर कोएफिशिएंट है वो ak था तो y ऑफ t का फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ak मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल H ऑफ जे के ओमेगा नॉट, यानी कि जो इस एलटीआई सिस्टम का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है उसमें हमने सिर्फ ओमेगा इक्वल टू के ओमेगा नॉट पे जो वैल्यूज थे उनको निकाल लिया और उन सबको हमने ए के से मल्टीप्लाई कर दिया टू फाइंड आउट आवर न्यू फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट। ये रिलेशन, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें ये बताता है कि जो पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं उनका जो फाइनल आउटपुट होता है एलटीआई सिस्टम के थ्रू जाने के बाद में वो लगभग उनके इनपुट से करीब करीब मिलता जुलता होता है, बस उनके फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट जो हैं वो स्केल हो जाते हैं। तो ये था एक सिंपल इंट्रोडक्शन टू एलटीआई सिस्टम रिस्पॉन्स फॉर पीरियोडिक इनपुट सिग्नल। तो अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई एलटीआई सिस्टम है और उसमें हम अगर एक पीरियोडिक सिग्नल अगर इनपुट कर रहे हैं तो हमारा जो आउटपुट होगा वो भी पीरियोडिक होगा। यानी कि अगर हमारे पास ये एलटीआई सिस्टम है तो उसमें हम अगर कोई इनपुट दे रहे हैं x ऑफ t जो कि पीरियोडिक है तो उसका आउटपुट भी पीरियोडिक होगा। और जो आउटपुट है एलटीआई सिस्टम का, जैसा कि आप जानते हैं कि उसे हम कॉन्वोल्यूशन के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं और फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि कैपिटल Y ऑफ जे ओमेगा विल बी कैपिटल X ऑफ जे ओमेगा टाइम्स कैपिटल H ऑफ जे ओमेगा। और जो कैपिटल H ऑफ जे ओमेगा है वो क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। तो ये जो हमारा एलटीआई सिस्टम है इसमें ये जनरल कोई इनपुट के लिए ये रिलेशन होल्ड करता है, पर हमने देखा कि अगर x ऑफ t अगर पीरियोडिक है तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाता है। किस तरीके से कि अगर हमारा x ऑफ t अगर पीरियोडिक है तो उसे हम फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए के टाइम्स ई पावर जे के ओमेगा नॉट टी।
और इसका हम अगर आउटपुट निकालना चाहें तो हमने देखा कि इसके आउटपुट को हम लिख सकते हैं y ऑफ t इज इक्वल टू अगेन समेशन k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए के टाइम्स कैपिटल H जे के ओमेगा नॉट इंटू ई पावर जे के ओमेगा नॉट टी। तो यानी कि हमारा जो आउटपुट है वो भी पीरियोडिक है विद द सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एज द इनपुट, सिर्फ उसके जो फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट हैं उनमें थोड़ी तब्दीली आ गई है कि जो ओरिजिनल जो फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट थे ए के, उसमें हमने कैपिटल H एट जे के ओमेगा नॉट हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जब हम सिग्नल प्रोसेसिंग करते हैं किसी भी सिग्नल का किसी सिस्टम को यूज करके, वो LTI सिस्टम हो या ना हो, तो वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हमें देखना पड़ता है, वो होती है सिस्टम सिग्नल की एनर्जी। यानी कि जो इनपुट सिग्नल दे रहे हैं उसमें कितनी एनर्जी है और जो आउटपुट जो हमारा आ रहा है उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। क्योंकि ये जो डिफरेंस है इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो सिस्टम है वो नेट एनर्जी दे रहा है या इनपुट से नेट एनर्जी ले रहा है। तो एनर्जी को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? तो सिग्नल प्रोसेसिंग में जो एनर्जी होती है उसे जनरली हम कैलकुलेट करते हैं एज इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी होल स्क्वायर ओवर ऑल टाइम फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। लेकिन जो पीरियोडिक सिग्नल होते हैं उनमें अगर हम इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि जो हमारा पीरियोडिक सिग्नल है वो हर टाइम पे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो अपने आप को रिपीट करता रहता है। तो इसीलिए पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए हम थोड़ा सा अलग एक्सप्रेशन यूज करते हैं एनर्जी का, और वो होता है इस तरीके से। सो फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स हम यूज करते हैं एनर्जी इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रल ओवर t मॉड ऑफ x ऑफ t होल स्क्वायर dt। तो अब ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसे हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम डोमेन में इंटीग्रेट करके, या फिर हम इसे फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स के द्वारा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इन दोनों में जो रिलेशन है टाइम डोमेन में एनर्जी कैलकुलेशन और फूरियर सीरीज डोमेन में एनर्जी कैलकुलेशन, वो रिलेशन हमें आता है पार्सेवाल्स थ्योरम से। तो पार्सेवाल्स थ्योरम क्या कहता है? पार्सेवाल्स थ्योरम कहता है कि हम अगर इस एक्सप्रेशन को अगर लेते हैं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर डी टी ओवर वन टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई टी, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस समेशन। कि हम अगर वो फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स को लें, उनका मॉड लेके स्क्वायर करें और उन्हें अगर और उन सारे कोएफिशिएंट्स को अगर सम करें, तो यहां से जो हमें रिजल्ट आएगा दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। तो क्या होता है कि कई बार हम जो सिस्टम की एनर्जी या फिर इसे आप पावर भी कह सकते हैं, वो हम इस एक्सप्रेशन को यूज करके निकाल सकते हैं, या फिर हम इस एक्सप्रेशन को यूज करके भी निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन को हम किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। प्रूफ काफी सिंपल है, पर फिर भी फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं उसके सारे स्टेप्स आपको बताऊंगा। तो पार्सेवल्स थ्योरम क्या होता है? पार्सेवल्स थ्योरम में जैसा कि हमने देखा कि हम शुरुआत करते हैं बाय दिस टर्म मॉड ऑफ xt स्क्वायर dt ओवर वन टाइम पीरियड। तो जो टाइम पीरियड है वो हम कहीं से कहीं भी ले सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम इस टाइम पीरियड को 0 से t ले लेते हैं। बट जैसा कि मैंने बताया कि आप इसे 0 से कैपिटल T लें या -t से t/2 लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी क्योंकि हमें इस इंटीग्रल को हमें फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स के रूप में रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहला स्टेप वो होगा कि हम x ऑफ t को उसका जो फूरियर रिप्रेजेंटेशन है उस फॉर्म में लिखें। पर उसके पहले हमें इस मॉड ऑफ x को एक अलग वे में लिखना पड़ेगा, क्योंकि
फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन का मॉड लेना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स एनालिसिस के एक कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लिख सकते हैं दैट मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाई एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी डी टी। तो x इंटू एक्स कॉन्जुगेट इज एग्जैक्टली इक्वल टू मॉड x का स्क्वायर। तो अभी हम यहाँ पे आसानी से x का जो फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है उसको यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ये dt को हमने यहाँ पे लिख दिया है जस्ट फॉर कन्वीनियंस, इससे कोई इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ए के ई पावर जे के ओमेगा नॉट टी, और फिर हमें मल्टीप्लाई करना है x कॉन्जुगेट से। तो इस एक्सप्रेशन का हम अगर कॉन्जुगेट लेंगे तो आ जाएगा a का कॉन्जुगेट और यहाँ पे बस एक माइनस साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए एम ई पावर माइनस जे एम ओमेगा नॉट टी। अब यहाँ पे हमने m क्यों लिया है? हमने m इसलिए लिया है क्योंकि इस समेशन में ऑलरेडी हम k ले चुके हैं, तो ये जो इंडेक्स है इसको अलग लिखना पड़ेगा वरना दोनों में काफी कंफ्यूजन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा इंटीग्रल है और समेशन है दोनों ही लीनियर ऑपरेशन होते हैं, तो हम इन्हें आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। और जो ak है और am है वो दोनों हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि टाइम पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो इन दोनों को भी हम इन इंटीग्रेशन के बाहर में लिख सकते हैं। तो यानी कि हम अगर इसे थोड़ा रीअरेंज करें तो ये बन जाएगा 1/t समेशन k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी समेशन m इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए के, यहाँ पे एक am स्टार है इंटू am स्टार इंटीग्रल 0 टू t e पावर j k माइनस m ओमेगा नॉट t dt। अब इस इंटीग्रल को अगर आप देखें तो आप क्या पाएंगे कि जब हमारा k और m जब अनइक्वल है, व्हेन k इज नॉट इक्वल टू m, तो ये एक साइनोसॉइडली वेरिंग फेजर है। और हम जानते हैं कि हम अगर साइन या कॉस को अगर एक उसका जो एक पीरियड है उसके ऊपर अगर इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो आता है वो 0 आता है। यानी कि व्हेन k इज नॉट इक्वल टू m, तो ये जो टर्म है वो 0 हो जाएगा। और ये नॉन जीरो कब होगा? ये नॉन जीरो तभी होगा जब हमारा m और k दोनों बराबर होंगे। यानी कि ये जो इंटीग्रल है this integral is 0 if k is not equal to m। और जब k इक्वल टू m हो जाता है तो k माइनस m जो है वो 0 हो जाएगा, e पावर 0 वो हो जाएगा 1। तो आप अगर 1 को ओवर dt अगर इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू कैपिटल T, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका रिजल्ट आएगा कैपिटल T इफ k इज इक्वल टू m। तो यहां पे अब ये जो सम है इसे हम लिख सकते हैं 1/t समेशन k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब देखिए ये जो दूसरा समेशन साइन था हमारे पास, यहाँ पे क्या होगा? इस समेशन के अंदर में जो टर्म्स थे वो सारे टर्म्स 0 बन जाते हैं जब हमारा m और k दोनों अलग अलग होते हैं, और वो नॉन जीरो तभी होते हैं जब हमारा m और k दोनों बराबर होते हैं। यानी कि इस समेशन में सिर्फ एक ही टर्म बचेगा और वो तब होगा जब हमारा m और k दोनों बराबर होगा। यानी कि हमें समेशन को हटा के लिख सकते हैं ए के इंटू ए के कॉन्जुगेट, क्योंकि अगेन जैसा कि मैंने बताया कि इस समेशन के अंदर में जितने सारे अलग अलग टर्म्स हैं अलग अलग m के लिए, वो सारे 0 हो जाएंगे और सिर्फ एक ही टर्म बचेगा जब हमारा m और k दोनों बराबर होंगे। उसीलिए ये समेशन हटा के हमने यहाँ पे a के कॉन्जुगेट लिख दिया है। और इस पर्टिकुलर m की वैल्यू के लिए जो हमारा इंटीग्रल है
उसकी वैल्यू है t, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू टी। अब ये जो t है और ये जो 1/t है, ये दोनों आपस में कैंसिल होके 1 बन जाएंगे, और जो ak इंटू ak स्टार है वो हमारा हो जाएगा समेशन k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ak स्क्वायर। तो ये है हमारा पार्सेवल्स थ्योरम का एक सिंपल सा प्रूफ। तो हमने क्या किया, हमने इस इंटीग्रल से शुरुआत की 1/t इंटीग्रल 0 टू कैपिटल T मॉड x स्क्वायर dt, और फिर उसे फूरियर सीरीज के रूप में रिप्रेजेंट किया और इंटीग्रेट करके फाइनल हमारे पास आ गया समेशन ऑफ मॉड a के स्क्वायर फ्रॉम k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये एक सिंपल तरीका है जिससे आप आपका जो गिवन सिग्नल है पीरियोडिक सिग्नल, उसका आप एनर्जी या पावर आप दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो आप टाइम डोमेन में इंटीग्रेट कीजिए या फिर आप फूरियर सीरीज डोमेन में समेशन कीजिए। तो इस मॉड्यूल में हमने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया एलटीआई सिस्टम्स के बारे में। जब हम उस सिस्टम में जब एक पीरियोडिक सिग्नल जब इनपुट करते हैं तो उसका आउटपुट किस तरीके से बिहेव करता है। अगले मॉड्यूल में हम फूरियर सीरीज के कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिससे आपको उनके प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से यूज करना समझ में आएगा। थैंक यू।